अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ देखने वाले तमाम नाज़रीन खैरियत से होंगे। जैसे कि लास्ट लेक्चर्स में भी आपको CSS 2022 करंट अफेयर के पेपर के सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया था, तो इसी सिलसिले में अब ये थर्ड क्वेश्चन है जिसे हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, मुस्लिम उम्मा हैज़ फेल्ड टू यूनाइट अंडर वन रूफ। द लीडरशिप, their internal wrangling and sectarian divide keep them away from each other. No wonder the Muslim world is in shambles in their countries at home, at OIC level and at international forums. Taking a tag from above, discuss ways and means to unite the Muslim Ummah with a pragmatic approach. Pragmatic approach कहते हैं एक practical approach को। इसके अलावा एक open ended question है जिसमें आपके पास OIC का बेसिक जो है वो नॉलेज होना चाहिए और कि OIC फेल क्यों है। इसके अलावा दूसरी जो चीज़ें हैं वो ये है कि आपको एक OIC की बेस के ऊपर आपके पास आपसे एक एनालिसिस और एक सोल्यूशन मांगा गया है, तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। चलें हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन के की कंपोनेंट्स जो हैं उनके बारे में बात करते हैं। अब सबसे पहले तो ये चूँकि OIC पे बात हो रही है तो हमें OIC का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना होगा। उसके बाद अब जो हमारी करंट प्रॉब्लम्स चल रही हैं मुस्लिम उम्मा को, तो उसको डिस्कस करना होगा। प्रॉब्लम्स मुस्लिम उम्मा फेसिंग राइट नाउ एंड करंट सिचुएशन ऑफ OIC, और इन प्रॉब्लम्स में OIC क्या कर रही है। फ्लॉज इन फंक्शनिंग ऑफ OIC, अब हमें थोड़े से फ्लॉज भी बताने पड़ेंगे कि जो OIC के स्ट्रक्चरिंग एंड फंक्शनिंग फ्लॉज हैं उनको हमें डिस्कस करना पड़ेगा। वेज एंड मीन्स टू यूनाइट द मुस्लिम सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक वेज हमें देने होंगे और उसके बाद इसकी कंक्लूजन होगी। आप इसको कई और तरीक़ों से भी एक्सपेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर एक अच्छा तरीका ये भी हो सकता है, आप OIC को उठाएं, उसका कम कर दें UN से और EU से, एक तरीक़ाकार ये भी हो सकता है। लेकिन आपने एक चीज़ जहन में रखनी है और वो ये है कि आपका सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो 4th पॉइंट पे होगा, वेज एंड मीन्स टू यूनाइट द मुस्लिम्स, ठीक है, या मुस्लिम उम्मा, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल। आप इन तीनों को आप सेपरेटली आप एंड करेंगे और उसके बाद आप इस पूरे क्वेश्चन की एक कंक्लूजन ड्रॉ कर देंगे। अच्छा, जैसे आपने लास्ट स्लाइड में भी देखा है कि हमने इस क्वेश्चन को OIC सेंटर करके सॉल्व किया है। OIC सेंटर करने की जो सबसे बड़ी वजह ये है कि इस टाइम पे अगर आप तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ का अगर आप देख लें तो जो सबसे बड़ा जो फोरम है हमारे पास वो OIC ही है, जो कि आप उसको ये कह लें कि वो पार्शली फेल हो चुका है। बहुत कम चीज़ों में कामयाबी हुई है, मैक्सिमम चीज़ों में फेल्यूर ही है। तो OIC हम इस पूरे क्वेश्चन को OIC सेंटर क्यों रख रहे हैं कि हमारे पास ऑलरेडी एक फोरम तो है, लेकिन वो फोरम जो है वो सक्सेसफुली काम नहीं कर रहा। तो अब जितनी भी हमारे सॉल्यूशंस होंगे वो OIC को इन्हांस करने के और OIC को बेहतर बनाने के होंगे, क्योंकि फोरम हमारे पास ऑलरेडी है जो मुस्लिम उम्मा को यूनाइट करता है, लेकिन वो फंक्शनिंग उसकी प्रॉपर नहीं है। तो अगर आप इसको किसी और डायमेंशन से भी सवाल को हल करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन OIC की जो हमारे पास डायमेंशन है वो इसलिए बेहतर है क्योंकि ये एक ऑलरेडी फॉरम मौजूद है। अब अगर आप कोई नया फॉरम बनाने की तरफ जाएंगे तो वो एक मतलब फ्रॉम स्क्रैच से स्टार्ट होगा, तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अगर कोई और भी इसका सोल्यूशन OIC के अलावा देता है तो वो भी सोल्यूशन गलत नहीं होगा। इसके बाद इंट्रोडक्शन है OIC का। OIC is an intergovernmental organization founded in 1969 consisting of 57 member states. 57 मुल्कों की एक ऑर्गेनाइजेशन है और इस ऑर्गेनाइजेशन को एक कलेक्टिव वॉइस बनना था मुस्लिम वर्ल्ड की और काम करना था प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड की। अब ये कहाँ तक हो सका ये तो आप सभी जानते हैं कि OIC कितनी फ़ाल है। उसके बाद द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ OIC are Arabic, English and French. It maintains various affiliated, specialized and subsidiary organs within the framework of OIC Charter.
इसके कुछ इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट्स भी हैं, कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स भी हैं, मगर कोई भी एज सच इतना फ़ाल नहीं है। अभी मैं वेबसाइट देख रहा था तो वेबसाइट पे OIC के स्कॉलरशिप्स भी हैं, लेकिन वो स्कॉलरशिप ऐसे हैं कि जिसका किसी को पता ही नहीं है। तो बात यह है, काम है लेकिन फंक्शनिंग इतनी नहीं है अच्छे तरीके से। द मेंबर स्टेट हैड ए कलेक्टिव पॉपुलेशन ऑफ over 1.8 billion as of 2015, with 40 being Muslim majority countries. This account for just under a quarter of the world population. मतलब एक चौथाई जो दुनिया की पॉपुलेशन है वो OIC मेंबर कंट्रीज की है। इसके बाद बात करते हैं कि प्रॉब्लम्स मुस्लिम उम्मा फेसिंग राइट नाउ एंड करंट सिचुएशन ऑफ OIC। अच्छा, सबसे पहले जो बात करते हैं, एक फाइनेंशियल क्राइसिस तो पूरी दुनिया में ही आया हुआ है, लेकिन जब से रशिया यूक्रेन वॉर हुई है, लेकिन जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो फाइनेंशियली अगर आप देखें तो टॉप 10 में शायद 1 या 2 कंट्रीज़ ही आपको मिलें। तो फाइनेंशियली इनके पास ऑयल है, ऑयल के अलावा इनकी कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। अगर आप इस पूरे वर्ल्ड सिनेरियो से ऑयल को निकाल दें तो मुस्लिम कंट्रीज़ शायद टॉप 40 में भी कोई मुस्लिम कंट्री ना आ सके। उसके बाद जो बहुत बड़ा मसला है वो है रिलीजियस रेसिज्म पूरी दुनिया में और इस्लामोफोबिया। तो आजकल तो बहुत ये एक करंट इशू बना हुआ है। आप देख रहे हैं UK में, USA में, यूरोप में जो रिलीजियस रेसिज्म है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, ख़ास तौर पे इस्लाम के ख़िलाफ़। वहाँ पे आपने कई जगहों पे देखा होगा बच्चियों के स्कार्फ्स या उनके जो हैं जो बुर्के होते हैं वो खींच लिए जाते हैं। तो ये एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम बन चुका है। इसके बाद सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट में जो सीधी बात है वो शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, और इसको अगर आप देखें तो सऊदी अरब और ईरान का, क्योंकि आप पाकिस्तान में भी देख लें तो पाकिस्तान में आपको ज़्यादा लोग वही मिलेंगे, एक बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की मिलेगी जो या तो सऊदी अरब को अपना एज ए लीड कंट्री मानते हैं। मतलब मैं इसको जनरलाइज नहीं कर रहा, लेकिन अभी भी बहुत सारी एक तादाद लोगों की मौजूद है जो सऊदीज़ को अपना एक एज ए लीडर के तौर पे मानते हैं, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान में ही ऐसे कई लोग मौजूद हैं जो ईरान को एक एज ए मॉडल कंट्री के तौर पे लेते हैं, ईरानी सिस्टम को। मतलब ये पाकिस्तान की हद तक भी ये चीज़ नज़र आ रही है और इस पूरी मुस्लिम उम्मा में इसका एक इम्पेक्ट है। तो ये जो ईरान और सऊदीया का कॉन्फ्लिक्ट है, या इसको हम शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट भी कह सकते हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है मुस्लिम उम्मा के लिए। और उसके बाद अगर हम बात करें कि टेररिज्म की, तो आप नाइजीरिया में देख लें बोको हराम, अफ़गानिस्तान की जो सिचुएशन है वो, फिर उसके बाद ISIS का जो रोल है इराक में, तुर्की में, और ईरान और सऊदी अरब में भी उन्होंने अटैक्स किए थे। अब चूँकि काफ़ी हद तक वो कम पड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी बहुत एक बड़ा थ्रेट है मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए। उसके बाद पैलेस्टाइन इशू और कश्मीर इशू, ये तो हम एक अरसे से इन इशूज़ को रोते आ रहे हैं, मगर इस सिलसिले में भी OIC ने कोई बहुत अच्छा और मौसर काम नहीं किया। इसके बाद बात करते हैं फ्लॉज इन फंक्शनिंग ऑफ OIC। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको एक टैग दे रहा हूँ, आपने इन लाइंस को एक्सपेंड करते हुए इनको पैराग्राफ में कन्वर्ट करना है। Resolutions issued by OIC are not usually followed by actions. Statements usually point toward member state red line that they cannot cross. अब होता क्या है, ये जो है ये स्टेटमेंट, ये मैंने अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट से उठाई है कि जो OIC की जो हमारी रेजोल्यूशंस हैं वो यूजुअली एक थ्योरेटिकल रेजोल्यूशंस ही होती हैं, उनमें आपको एक्शन बहुत कम नज़र आता है। और जो मेंबर्स हैं, मेंबर स्टेट्स हैं, उनकी अपनी रेड लाइंस होती हैं जिनको वो क्रॉस नहीं कर सकते। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो मेंबर स्टेट्स हैं वो अपने मफाद को पहले रखती हैं और OIC को कहीं बाद में रखती हैं। तो इस वजह से इस ऑर्गेनाइजेशन की कोई ख़ास अहमियत या इसकी कोई वक़्त बन नहीं सकी। Like other international organizations such as UN General Assembly, the OIC is supposed to have a unified voice, but it does not because of policies of the individual countries greatly differ. अब वही बात हो गई, अब आप सऊदीया की पॉलिसीज़ देख लें, ईरान की पॉलिसीज़ देख लें, ठीक है, उसके बाद आप जितनी बड़ी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, तुर्की की पॉलिसीज़ देख लें, तो उनका सेंट्रिक जो है वो अपना मफाद है, उनका सेंट्रिक मुस्लिम उम्मा नहीं है। ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से OIC जो है वो प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं कर पाती।
One of the most visible failure of OIC is the ineffective response on the issue on Palestine, Syria and Kashmir conflict. अब पैलेस्टाइन, सीरिया और कश्मीर का जो कॉन्फ्लिक्ट है, ख़ास तौर पे ये जो पैलेस्टाइन और कश्मीर का है, ये तो एक अरसे से चला आ रहा है, लेकिन इसके ऊपर कोई इफ़ेक्टिव अभी तक OIC का हमें रोल नज़र नहीं आता। तो एक ये बहुत चीज़, अब आप इस तरह के एक दो पॉइंट्स भी आप लिख सकते हैं इसके अंदर, या आप इन्हीं पॉइंट्स को इसके पूरे पूरे पैराग्राफ्स बना सकते हैं। वेज एंड मीन्स टू यूनाइट द मुस्लिम्स और मुस्लिम उम्मा। अब इसके अंदर हमने इसको 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। इकोनॉमिक सॉल्यूशंस में, सोशल वेज में, ठीक है, कि सोशल वेज क्या हैं जिनकी मदद से हम मुस्लिम्स को यूनाइट कर सकते हैं, और उसके बाद पॉलिटिकल वेज या पॉलिटिकल सॉल्यूशंस हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक सॉल्यूशंस की बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूँ कि अब इस सेक्शन को आपने बहुत ज़्यादा आपने एक्सपेंड करके लिखना है। ये आपके पूरे क्वेश्चन का तकरीबन 3/4 होना चाहिए। इंट्रोडक्शन वगैरह को आप कम भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो 3 हैं, इकोनॉमिक सॉल्यूशन, सोशल सॉल्यूशन और पॉलिटिकल सॉल्यूशन, इसको आपने बहुत एक्सपेंड करके लिखना है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, आपने इनको मज़ीद पेपर में एक्सप्लेन करना होगा। सबसे पहले यूनिफाइड करेंसी। इस वक्त जो इकोनॉमिक सिस्टम है दुनिया में, उसको सबसे बड़ा जो मसला है ना, वो ये है कि अगर कोई डॉलर के मुकाबले में कोई करेंसी आ जाती है ना, तो ये सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, पूरा फाइनेंशियल सिस्टम। और इस फाइनेंशियल सिस्टम के बेनिफिशरी कौन है? सबसे बड़ा इस फाइनेंशियल सिस्टम का बेनिफिशरी USA है। तो USA कभी भी नहीं चाहेगा कि कोई अल्टरनेटिव करेंसी आ जाए। आप अगर आप गूगल पे सर्च करें कद्दाफ़ी करेंसी प्लान, तो मुअम्मर कद्दाफ़ी का ये प्लान था कि हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अफ्रीका बनाएं और उसकी एक पूरे अफ्रीका की हम एक सिंगल करेंसी में लेके आएँ जो कि डॉलर नहीं होगी। तो बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि इसी वजह से मुअम्मर कद्दाफ़ी की जो उनकी हुकूमत थी उसको टॉपल किया गया। बहरहाल ये एक लंबा टॉपिक है, और शॉर्टली ये है कि अगर एक सस्टेनेबल इकॉनमी चाहती है ये पूरी कंट्रीज़ जो भी हैं, तो इनको एक यूनिफाइड करेंसी लानी होगी। वो रियाल भी हो सकता है, मतलब किसी ऐसी कोई भी करेंसी जिसके ऊपर ये लोग मुत्तफ़िक हो जाएं, तो एक बहुत अच्छा फाइनेंशियल सोल्यूशन होगा, और डॉलर की जगह पे एक रिलायबल सोर्स जो है वो जनरेट हो जाएगा, और इकोनॉमिकली ये बहुत ग्रो करेंगी ये कंट्रीज़। इसके बाद बात करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि जो सॉल्यूशंस प्रोवाइड की गए हैं इसके अंदर भी इससे पहले भी 2 चीज़ें हैं। आप एक ख्याल ये भी आप जाहिर कर सकते हैं कि जो OIC है इसकी रीस्ट्रक्चरिंग पॉसिबल नहीं है, तो OIC को ख़त्म करके कोई नई ऑर्गेनाइजेशन बना दी जाए। और दूसरा पॉइंट आप इसमें ये ऐड कर सकते हैं कि नहीं, OIC को रिस्ट्रक्चर किया जा सकता है, कोई नई ऑर्गेनाइजेशन बनेगी उसमें भी काम करना पड़ेगा। तो OIC हमारे पास प्लेटफॉर्म है, इसको हम रिस्ट्रक्चर करें और इसके अंदर हम ये अमेंडमेंट्स करें, और उसके बाद हम इस तरीके से मुस्लिम उम्मा को हम यूनाइट कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक सोल्यूशन में सबसे पहले यूनिफाइड करेंसी है, सिंक्रोनाइज्ड बैंकिंग सिस्टम है। अब एक मुस्लिम मुल्क का दूसरे मुस्लिम जो मुल्क के बैंक्स हैं उनके साथ एक सिंक्रोनाइज्ड वे में बैंकिंग नहीं हो रही इस टाइम पे। तो अगर ये लोग मिल बैठे हैं और एक सिंक्रोनाइज्ड बैंकिंग सिस्टम बना लें, तो जो करेंसी एक्सचेंज है वो भी बहुत आसान हो जाएगा और लोगों को भी सहूलत होगी। इफेक्टिव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक IMF एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब यहाँ पे इन ममालिक में गुर्बत भी बहुत है, लेकिन ये हमेशा IMF के पास जाते हैं या इनकी मदद एशियन डेवलपमेंट बैंक करता है। OIC के प्लेटफॉर्म पे भी एक बैंक बना है, लेकिन अभी तक उसका कोई ऐसा सच कोई फ़ाल किरदार नहीं है। तो एक अच्छा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है वो OIC के रोल को बूस्ट करेगा। उसके बाद फ्री ट्रेड की बात की जाए, या एटलीस्ट जो ड्यूटीज़ हैं उनको मेंबर कंट्रीज़ में जो ट्रेड होती है उनकी ड्यूटीज़ को कम कर दिया जाए। जॉइंट पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। अब पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स भी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो आबादी है OIC मेंबर ममालिक की वो सतह गुर्बत पे है या सतह गुर्बत से नीचे है। तो मिल के जब प्रोग्राम चलाएंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि एक दूसरे से सीखेंगे, R&D इनकी इम्प्रूव करेगी और इनको बेहतर रिजल्ट्स मिल सकेंगे। इसके बाद बात करते हैं पॉलिटिकल सॉल्यूशंस की। सबसे बड़ा तो पॉलिटिकल सॉल्यूशन इसका यही है कि रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ OIC है ऑन EU पैरामीटर्स। यूरोपीय यूनियन का आपको पता है, उनकी करेंसी, उनके जो वीज़ा पॉलिसीज़ हैं, उसके अलावा इनके जितने भी चीज़ें हैं
वो सारी यूनाइटेड हैं। OIC एक बड़ा स्कैटर्ड प्लेटफॉर्म है, तो इसकी रिस्ट्रक्शन की ज़रूरत है। ऑन EU पैरामीटर्स, रोल इन सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन KS एंड ईरान, एक बहुत लंबा और बहुत ही पुराना जो है एक डिस्प्यूट चल रहा है। OIC विया OIC हम KS और ईरान के जो भी इख्तलाफात हैं उनको हम ख़त्म कर सकते हैं, जिसकी वजह से पूरी इस्लामिक दुनिया उसको एक बूस्ट मिलेगा, क्योंकि बोथ ऑफ देम आर सेक्टेरियन लीडर्स। एक शिया वर्ल्ड को लीड करता है, दूसरा सुन्नी वर्ल्ड को डोमिनेट करता है। उसके बाद गाइडलाइन फॉर मेंबर कंट्रीज़ फॉरेन पॉलिसी, अभी फ़िलहाल जो है हर कंट्री की अपनी सेंट्रिक फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है। तो इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए उनको गाइडलाइंस भी दी जा सकती हैं कि आप जो फॉरेन पॉलिसी है उसको आप OIC के साथ सिंक्रोनाइज़ करें। उसके बाद जॉइंट मिलिट्री एंड सिक्योरिटी सिस्टम। अच्छा, अब जॉइंट मिलिट्री का फ़ायदा ये होगा कि हमारे बहुत से जो मिलिट्री एक्सपेंसेस हैं मेंबर कंट्रीज़ के वो बहुत कम हो जाएंगे। उसके अलावा पाकिस्तान का एटॉमिक पावर है, तो जब ये इस किस्म के जॉइंट वेंचर्स होंगे और या जॉइंट सिक्योरिटी के जो मुआहदे होंगे उसका फ़ायदा पाकिस्तान को भी होगा, क्योंकि पाकिस्तान फाइनेंशियली इन ममालिक से फ़ायदा ले सकेगा, और जो दूसरे मुल्क हैं उनको कोई आर्मी खड़ी नहीं करनी पड़ेगी अगर जॉइंट सिक्योरिटी सिस्टम बन जाता है। तो अब इन तमाम पॉइंट्स को एक्सपेंड करना है, और एक्सपेंड करके अगर एक एक पैराग्राफ भी इनके ऊपर लिखें तो ये बहुत ज़्यादा मटीरियल। इसके बाद बात करते हैं सोशल वेज टू यूनाइट उम्मा, बॉर्डर वीज़ा पॉलिसीज़। अब जिस तरह EU की पहले भी मिसाल दी जा चुकी है, अब आप अपनी वीज़ा पॉलिसीज़ को नरम करें, या जिस तरह है कि आप अगर यूरोपीय यूनियन के किसी मेंबर कंट्री में हैं तो आप कहीं पे भी जा सकते हैं। ऑल्दो उनका बॉर्डर सेम है, लेकिन यहाँ पे भी वीज़ा पॉलिसीज़ को नरम करने की जो है वो ज़रूरत है। कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स में आपके एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी आ जाते हैं, आपके रिसर्च प्रोग्राम्स भी काफ़ी हद तक कवर हो जाते हैं। उसके बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, जो मेंबर कंट्रीज़ हैं OIC की वो आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करें, या कुछ इस किस्म की मार्केट्स डेवलप कर दी जाएं जहाँ पे फ्री ट्रेड हो विद इन मेंबर कंट्रीज़ में। उसके बाद जॉइंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च प्रोग्राम्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सोशल एस्पेक्ट, जो सोशल वेज हैं उनके अंदर, कि हमारी जो R&D है वो बिखरी हुई है। फॉर एग्जांपल तुर्की इस टाइम पे एक अच्छी R&D कर रहा है, वेपन्स में भी कर रहा है, उसके अलावा भी साइंस एंड टेक में भी उसकी अच्छी R&D है। पाकिस्तान वेपन्स के हवाले से है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इतना नहीं है। मलेशिया की बड़ी अच्छी R&D है। तो अगर इस OIC के फोरम को यूज़ किया जाए जॉइंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च प्रोग्राम में, तो ये तमाम मुल्कों को, तमाम मेंबर कंट्रीज़ को फ़ायदा देगा। और इस तरह से जो है, जिस तरह से यूरोपीय यूनियन या यूरोपियन कंट्रीज़ टेक्नोलॉजी में आ गए हैं, तो OIC की ये पॉलिसी भी तमाम के तमाम जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको बहुत बूस्ट देगी। इन सब के बाद आप कंक्लूजन देंगे। जितने भी हमने एस्पेक्ट्स कवर किए हैं उन सब की एक ब्रीफ समरी जो है वो हम कंक्लूजन में ऐड करेंगे। जैसे पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक जो हमने सॉल्यूशंस दिए हैं हम उनकी एक ब्रीफ समरी प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद ईरान और सऊदीया के रोल को भी हम यहाँ हाईलाइट कर सकते हैं। तो इस तरह से एक आप एक इस पूरे क्वेश्चन की समरी देंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो। और अगर आप इसी जो 2022 करंट अफेयर के बाकी जो पेपर, इसी के करंट अफेयर के पेपर के बाकी क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन हैं वो भी प्लेलिस्ट में है करंट अफेयर की, और मज़ीद पाकिस्तान अफेयर का भी इंशाल्लाह मैं कुछ दिनों में ऐड कर रहा हूँ। तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।